नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये समझा था कि ट्रंप मिसाइल का बटन दबाएंगे और ईरान चंद मिनटों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। ईरान का ट्रंप की मिसाइल कुछ खास नहीं बिगाड़ पाई, बल्कि ईरान ने अमेरिका के 2 एयरबेस पर अपनी मिसाइल अटैक करनी शुरू कर दी थी। वो सब बातें आपको अच्छे से पता होंगी, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। जब ट्रंप को लगा कि स्थिति संभल नहीं पा रही है उनसे, मतलब कि ट्रंप ने सोचा कि मुझसे ना हो पाएगा, तो उन्होंने सीज़ फायर का प्रपंच रचना स्टार्ट कर दिया। सीज़ फायर के अनाउंसमेंट के बाद भी ईरान ने इजराइल के ऊपर बॉम्बार्डिंग जारी रखी। इनका कुछ और ही चल रहा था। मतलब कि सीज़ फायर के बाद भी ईरान के जज्बात थमे नहीं, हथियार इसने रखे नहीं, और इस बार हमला किया है उसने बीते कल के दिन कानूनी तरीके से। मतलब कि ईरान की संसद ने अमेरिका और इजराइल पर ऐसा परमाणु पंच मारा है कि वाइट हाउस की दीवारें बुरी तरीके से हिल चुकी है, और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो कुर्सी है ना, वो बूम राख में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि ईरान ने चल दिया एक बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड। ईरान की संसद ने पास किया बीते कल के दिन एक ऐसा विधेयक जिससे IAEA, जिसको मैं मंत्रा बोलता हूँ, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अब ईरान में काम करने के लिए परमिशन लेनी होगी। ये वही मंत्रा है जिसने के कान भरे थे, जिसने इजराइल के कान भरे थे। इसने जब रिपोर्ट जनरेट करी थी, उसके बाद से इस युद्ध की चिंगारी ज्वालामुखी में तब्दील हो गई थी। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में शीत युद्ध काफ़ी समय से चल रहा है। 1979 में जब यहाँ पे इस्लामिक क्रांति आई थी, ब्रिटिश सरकार गिर गई थी, तब से 1979 से अब तक दोनों के बीच में शीत युद्ध स्टार्ट है। और इजराइल को मौका मिल गया कि आखिरकार ये रिपोर्ट जो सामने आई है हमारे, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है कहीं ना कहीं। मतलब कि ईरान हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, तो उसके रिवर्स में उसने क्या करा, उसके ऊपर हमला कर दिया। एक्चुअली इस रिपोर्ट पे साफ साफ ये कहा गया था कि ईरान के पास में 118 किलो हाईली एनरिचमेंट या फिर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, जो एक परमाणु बम के लिए काफ़ी है। और इजराइल ने इसी रिपोर्ट को हथियार बनाया और ईरान पर बॉम्बार्डिंग शुरू कर दी कि भैया तुम्हारे पास तो ये अधिकार है ही नहीं कि तुम परमाणु हथियार अपने पास में रखो, तो तुम इतना संवर्धन यूरेनियम का आखिरकार क्यों कर रहे हो, इतना एनरिचमेंट यूरेनियम का क्यों कर रहे हो। एक्चुअली ना, यूरेनियम का संवर्धन जो होता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है एक्चुअली बिजली बनाने के लिए भी, चिकित्सा क्षेत्र में भी, और अन्य कुछ क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। बट यहाँ पर ईरान ने 1970 में, जो इसकी पहले वाली सरकार थी, उसने एक ट्रीटी में साइन किया था। वो आपको अच्छे से बातें पता होंगी। इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था कि ईरान अपने देश के अंदर परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। इस ट्रीटी में ये कहा गया था, हाँ, आप इस यूरेनियम का प्रयोग कर सकते हैं केवल अपने बिजली बनाने के लिए, चिकित्सा क्षेत्रों में या फिर अन्य कुछ क्षेत्रों में, लेकिन परमाणु हथियार तैयार नहीं करोगे। 1970 में विकसित देशों ने अविकसित देशों के ऊपर, जो विकासशील देश थे या फिर जो कमजोर देश थे, उनके साथ एक ट्रम्प कार्ड खेला, एक चाल चली, एक बहुत बड़े ट्रैप में इनको फंसाने का प्रयास किया। कमजोर देशों को ये बोला कि आप इस ट्रीटी में साइन कर दो कि आप कभी भी परमाणु हथियार तैयार नहीं करोगे, लेकिन इसके बदले हम आपको देंगे सिक्योरिटी, फाइनेंशियली सपोर्ट और अपनी साइंस के कुछ साइंटिफिक फॉर्मूले, उसकी ट्रेनिंग भी। तो कमज़ोर देशों को लगा कि यार ठीक है, जब उनको सपोर्ट मिल रहा है इतनी बड़े बड़े देशों का, तो सपोर्ट ले लेना चाहिए। तो बहुत सारे देशों ने इस ट्रीटी में, इस संधि पर साइन कर दिया। सोचिए, इस समय 195 कंट्रीज़ हैं और वर्तमान में केवल 9 देशों के पास में परमाणु हथियार है। इसमें हमारा भारत भी है और हमारा इसमें पाकिस्तान भी है। 1970 में हमको भी ऑफर दिया गया था कि आप एक काम करो कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, तो आप इसमें साइन कर दो। तो हमारी सरकार ने सिंपल ये बोला कि वर्तमान के प्रॉफिट के लिए हम भविष्य को खतरे में नहीं रख सकते हैं। तो उस टाइम की सरकार ने इस पर साइन नहीं करे। आप सोचिए एक बार कि अगर हमारे पास परमाणु हथियार नहीं होता, तो आज जो ये पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु हथियार है, वो हमारे पर कितना हावी हो चुका होता। सोचिए एक बार, वो जो देश है जो पूरा कंगाल है, जो कर्ज के रकम पर सर्वाइव कर रहा है, जो वेंटिलेटर पे जो देश पाकिस्तान इस समय पड़ा हुआ है, उसके पास में भी एक बहुत बड़ी संख्या में परमाणु हथियार है। बट दोस्तों, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बट मेरा मानना ये कि वर्ल्ड के अंदर परमाणु हथियार रखने की परमिशन किसी भी देश के पास होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक परमाणु हथियार तैयार करने में बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। उस पैसे का इस्तेमाल करो अपने देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए। सोचिए पाकिस्तान की कितनी खस्ता हालत पड़ी है। आटे का रेट वहाँ देखिए चरम पे पहुँच चुका है, पेट्रोल का रेट काफ़ी चरम पर है, हर चीज़ वहाँ पे महंगी मिल रही है। जनता तरस रही है 2 वक्त के खाने के लिए भी, लेकिन यहाँ पे इसकी होड़ चल रही है इस समय परमाणु हथियार इकट्ठा करने को लेकर के। किस देश के पास में कितने परमाणु हथियार है, उसकी लिस्ट आपके सामने ये रही। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड के अंदर ऐसे कौन से कारोबारी देश हैं जो सबसे अधिक हथियारों को सेल करते हैं। तो नंबर 1 पे दोस्तों का है अमेरिका। सोचिए, ईरान ने इस देश से भी टक्कर ले ली, तो होगा अपनी जगह पर बड़ा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो युद्ध करेंगे, तो जब मजा चखाएंगे। और US एयरबेस पर ईरान ने भी तगड़ी बम्बार्डिंग करी थी।
लेकिन यहाँ पर वापस आता हूँ इस रिपोर्ट की तरफ। तो गाइस ये रिपोर्ट जो मार्केट में पब्लिश हुई थी, पब्लिक डोमेन में जो आई थी, वो आई थी 7 जून को, राइट। और ईरान के पास में इस रिपोर्ट में साफ साफ ये बोला गया था कि ईरान के पास में 121.6 किलोग्राम एक हायर क्वालिटी का यूरेनियम संवर्धन इसने कर रखा है। सोचिए, और हथियार बनाने के लिए, परमाणु हथियार तैयार करने के लिए मात्र चाहिए 25 किलोग्राम से भी कम है। कितना इसके पास? 121.6 किलोग्राम। ये एग्जैक्ट अमाउंट इस रिपोर्ट में भी बताया गया था। और उसके बाद इजराइल को ये लगा भैया मेरे दुश्मन के पास में परमाणु हथियार अगर तैयार हो गया तो सबसे पहले ये इसका मॉक टेस्ट अभी डैमो करेगा मेरे ऊपर इस्तेमाल। तो बस इजराइल ने उठाया, तुरंत क्या करा, 9 जून को तुरंत मिसाइल को दी अपनी इंस्ट्रक्शन, अपनी नेवी को दी इसने इंस्ट्रक्शंस, अपनी एयर डिफेंस को दी इसने इंस्ट्रक्शन, जाओ तबाह करके आओ ईरान को। 9 जून 2025 को इजराइल ने फोर्दो जो न्यूक्लियर प्लांट है इसका, उस पर मिसाइल स्ट्राइक करी। ठीक उसके अगले दिन 10 जून को ईरान ने जवाब में जो इजराइल का जो हाइफा बंदरगाह है और जो तेल अवीव एयरबेस है वहाँ पर इसने हमला किया। तब से लेकर के अब तक लगातार ये एक दूसरे के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर रहे थे, हवाई हमले कर रहे थे। लेकिन ना, ये जो IAEA है ये एक्चुअली मंत्रा है। जैसे मंत्रा ने के कान भरे थे, के कान भरे थे, तो के ने क्या बोला था, अपने हस्बैंड के पास जाकर बोला था कि भैया एक काम करो, श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दो, और वो भैया वचनबद्ध थे। ना मंत्रा के कान भरती, ना के भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देती, और ना ही रावण का वध होता। मतलब कि ये सब ना पहले से नियति में लिखा होता है कहीं ना कहीं। अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ है, और उसके बाद जो IAEA को अपने देश के अंदर इसने जो स्टॉप कर दिया ईरान ने, ये सब दोस्तों लिखा होगा। बट एक्शन लेना पड़ता है। और कहते हैं ना कि मत यकीन करें हाथों की लकीरों पर, नसीब उसके भी होते हैं जिसके बाएं बर्थ हाथ नहीं होते हैं। तो एक्शन तो हमको लेना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है। अपने कर्म बिल्कुल ओके रखोगे तो जो आपने सोचा है वो आपको पक्का मिलेगा। मैं आता हूँ वापस दोस्तों टॉपिक की तरफ। सो गाइस, ईरान और इजराइल की इस जंग के अंदर दोनों का नुकसान हुआ है, बट जो सबसे अधिक डेथ दर्ज हुई है वो हुई है ईरान के अंदर। मतलब कि 800 लोग ईरान के मारे गए हैं, और इजराइल के जबकि केवल 30 लोग मारे गए हैं। और जो 14 सबसे बड़े जो वैज्ञानिक हैं ईरान के, वो इस जंग के अंदर क्या हुए हैं, मारे जा चुके हैं। जबकि 6 सीड्स कमांडो इजराइल के मारे जा चुके हैं। नुकसान दोस्तों युद्ध में सबका होता है, दोनों पक्षों का होता है। वो अलग बात है, किसी का ज़्यादा तो किसी का कम। दूसरी तरफ जो आपका रूस और यूक्रेन का युद्ध को जो 3.5 साल पूरे हो चुके हैं, नुकसान उनका भी हो रहा है। बट सीज फायर करना इन दोनों का बहुत ज़रूरी हो चुका है। दोनों देश काफ़ी कंगाल होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और यहाँ पर जो ट्रंप ने सोचा कि मैं सीज फायर करवा दूंगा, बट ठीक है आप सीज फायर तो करवा दोगे, लेकिन आपके जो शब्दों की मिसाइल छूटेगी कि मैंने कराया, जो आप पकाओगे पूरी दुनिया को, अब इनका 1 महीने तक ना यही डंका बजने वाला है कि सीज फायर मैंने करवाया। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सीज फायर हुआ था, वो हमारा खुद का इंडिविजुअल डिसीजन था, बट बंदे ने 11 बार बोल दिया पूरे वर्ल्ड के सामने कि सीज फायर इसने करवा दिया। शायद इसको शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए। और आपको क्या लगता है, ये सच में डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार जो नेक्स्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, क्या इसको मिलना चाहिए? कमेंट करके आप मुझे पक्का बताइएगा। अब मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और जब ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला किया तो फाइनली ट्रंप का ये दावा था चंद घंटों बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ के माध्यम से कि हमने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह कर दिए। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा कि ईरान ने भी कच्ची गोली नहीं खेली है। एक छोटा सा भी आम इंसान अगर उसको पता होता है ना कि उसके घर पर कोई हमला होने वाला है या फिर आज रात को कोई चोरी होने वाली है, तो वो मेन सामान क्या होता है, अपने कहीं ना कहीं छुपा देता है किसी और अपने ठिकाने पर। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ईरान के पास में न्यूक्लियर संवर्धन था, लगभग कुछ लोगों ने ये बोला कि 400 किलोग्राम तक इसके पास न्यूक्लियर संवर्धन था, इसको इसने किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया। और जहाँ पर फोर्दो में इसने बम्बार्डिंग करी अमेरिका ने, वो ज़मीन से 300 से 500 मीटर नीचे है, और मिसाइल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, कुछ ये भी कहा जा रहा है। पर न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की रिपोर्ट ये बताती है कि कुछ खास नहीं फ़र्क पड़ा ईरान को इस हमले के बाद। वहीं पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि जिसको हम बोलते हैं पेंटागन, और जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसे हम बोलते हैं DIA, इसने आकलन किया कि ईरान का यूरेनियम जो प्रोग्राम है, हाँ इजराइल के हमले के बाद में भले ही कुछ महीने पीछे हो गया हो, बट ख़त्म नहीं हुआ है। ये कुछ महीने बाद भी अपना परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। और यहाँ पर ट्रंप इस बात को लेकर काफ़ी बिखर गए, रहते की तरह, जैसे रहता फैल जाता है वैसे ये भी फैल गए। इन्होंने साफ ये बोला कि इतिहास का सबसे सफल जो हमला है जो हमने किया ईरान के ऊपर, इसको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बदनाम नहीं है, एक्चुअली आपका जो प्रपंच है ना, उसका पर्दाफाश हो रहा है। ट्रंप जी बात को समझो आप लोग।
लेकिन यहाँ पे खुद दोस्तों ट्रंप की सरकार के पास में कोई सबूत नहीं था कितना नुकसान हुआ है ईरान का इस बम्बार्डिंग के बाद में, कोई सबूत नहीं था। बट हाँ, जो सैटेलाइट इमेज निकल के सामने आई है उसने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, मतलब कि मिल्क का मिल्क वाटर का वाटर कर दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ा बम्बार्डिंग के बाद में भी, क्योंकि ये जो एरिया दोस्तों पूरी तरीके से जंगल से घिरा हुआ है और किसी भी मिसाइल को अगर आप टारगेट दे रहे हो तो वो टारगेट उसका विजिबल होना चाहिए। बट इसका टारगेट विजिबल था ही नहीं, तो फाइनली शायद ये मिसाइल किसी और जगह जा कर के लग गई। बस कहानी रची गई हमारी न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ, ट्रूथ ने भी अपने पूरा कोहराम मचा दिया। अब ईरान का साफ साफ ये कहना है बीते कल के दिन भैया कि जो IAEA है ये कोई एजेंसी नहीं है, एक्चुअली ये अमेरिका के एजेंट है। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, ये एजेंसी वही बात करती है जो अमेरिका को पसंद होता है बस। और IAEA के डायरेक्टर जो राफेल ग्रोसी हैं उन्होंने साफ साफ ये बोला कि हमारी रिपोर्ट से युद्ध नहीं हुआ है। भाई तुम्हारी रिपोर्ट से ही युद्ध हुआ है। 7 जून को तुम्हारी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ही क्या हुआ था, 9 जून को उसने हमला क्यों कर दिया भाई इसराइल ने? तुमने शीत युद्ध को युद्ध में कन्वर्ट करा, एक बहुत बड़ी चिंगारी लगा दी, चिंगारी को ज्वालामुखी में तब्दील करा आपकी इस रिपोर्ट ने, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। सोचिए, अब अमेरिका लगातार कह ही रहा था उसके बाद से, आपको याद होगा कि यहाँ पे ईरान बम बना रहा है बम बना रहा है बम बना रहा है, लेकिन सैटेलाइट जासूस रिपोर्ट सब मिला करके भी कोई ठोस सबूत नहीं है कि ईरान सच में परमाणु हथियार तैयार कर रहा था, और आपने सीधा अल्लाह बोल दिया। सो गाइस, लेकिन यहाँ पर सीज़ फायर का जश्न ईरान के अंदर नहीं मनाया गया। बीते कल के दिन ईरान के अंदर जश्न मनाया गया कि यहाँ पर विक्ट्री हुई है इस समय किसकी, ईरान की। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर महिलाएं, बच्चे, जवान, बूढ़े सब बुरी तरीके से बीते कल के दिन झूम रहे थे, जैसी दिवाली बन रही थी। बहुत तगड़ी मात्रा में क्रैकर का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। सो गाइस, महिलाओं की मौजूदगी ने दुनिया भर के उन प्रोपेगेंडा को करारा जवाब दिया है जो ये कहते हैं कि ईरान में औरतें आज़ाद नहीं हैं। इस जश्न के अंदर, इस सेलिब्रेशन के अंदर आपको महिलाएं भी बड़ी मात्रा में सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रही हैं। सोचिए, इजराइल का दोस्तों असली मकसद, अब मेरा आपसे सवाल ये है, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताएं, क्या इजराइल का असली मकसद केवल ये था कि इसका यूरेनियम संवर्धन हमें समाप्त करना है, या फिर इजराइल का असली मकसद था कि हमको यहाँ के जो रिजीम है वो चेंज करनी है, या फिर मतलब कि ईरान की सत्ता में परिवर्तन करना है? और अमेरिका का क्या मोटो था वो आपको अच्छे से पता होगा कि मुझे भैया नोबेल पुरस्कार चाहिए, अच्छा मौका, इस युद्ध के अंदर मैं कूद जाता हूँ, सीज़ फायर करवा देता हूँ। क्या सीज़ फायर इसलिए करवाया गया था कि ये बहुत बड़े लालची भी है और इनको लाइमलाइट में आने का ट्रंप को बहुत बड़ा शौक भी है। भैया लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अजीबोगरीब बयान दे देते हैं कभी कभी। तो जो बाइडेन है वो तो 2020 में ही उसकी डेथ हो चुकी थी, पूर्व राष्ट्रपति की। सोचिए, अभी जो वर्तमान में जो बाइडेन नहीं है उनका बॉडी डबल, उनका रोबोट काम कर रहा है। ये असली जो बाइडेन नहीं है, इनके बेतों के बयान। और दोस्तों कहते हैं ना कि मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है, तो वैसे ही शायद अगर दुनिया में रहना है तो आपको मजबूत बन के रहना है। कोई शक्तिशाली देश आपको अपना उपनिवेश ना बना ले, इसका ध्यान भी रखना है। और जिस देश के पास में जितने अधिक परमाणु हथियार होंगे उस देश का दबदबा अन्य देशों के ऊपर उतना अधिक होगा। इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर परमाणु हथियार तैयार करने को लेकर एक बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है, और ईरान भी इस बात को समझ चुका है कि अगर जिंदा रहना है तो न्यूक्लियर ताकत इसका होना इसके पास बहुत ज़रूरी है। और अगर ईरान के पास में परमाणु हथियार, जिसको बोल रहा हूँ न्यूक्लियर पावर, अगर तैयार हो गई तो मिडल ईस्ट का जो पावर बैलेंस है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा, और सबसे बड़ा खतरा बनेगा ईरान इजराइल के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सिर्फ बम से नहीं बल्कि बुद्धि से भी मात दी है? आपको क्या लगता है? क्या दोस्तों यहाँ पर ईरान ने एक कागज़ से पूरी गेम यहाँ पर बुरी तरीके से पलट दी है? आपको क्या लगता है? क्या अगला हमला ड्रोन से होगा या फिर एक बहुत बड़े विधेयक से? क्या अगली जंग बॉर्डर पर होगी या फिर ब्रेन से? आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप जीत गए हैं या उनकी ट्रंप कार्ड बुरी तरीके से फेल हो चुका है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे अपनी राय आप मुझे खुलकर ज़रूर बताइएगा, अच्छे से पक्का लिखिएगा। हम आपकी हर आवाज़ को पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।